आने वाली जो जनरेशन है वो जाति मुक्त हो पाएगी या भारत जाति मुक्त बन पाएगा आने वाले सालों में? पहली बात तो मैं जातिवाद को बिल्कुल इक्वल कंसिडर करता हूँ आतंकवाद के तौर पे। जातिगत जनगणना एक प्रकार से हमारे देश का सीटी स्कैन होगा। वैसे मोदी जी हैं वो खुद भी ओबीसी हैं, लेकिन वो जो है स्वर्ण कम्युनिटी को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। कि 2026 का जो यूजीसी की गाइडलाइंस है ना, ये तो सवर्णों के पक्ष में है। वो लोग फालतू में विरोध कर रहे थे। जैसे डॉक्टर अंबेडकर के हाथ में तो कलम थी, हाँ। वो चाहते तो अपने अपमान का बदला ले सकते थे। अगर डॉक्टर अंबेडकर को हम लोग किसी एक जाति से ना जोड़ते तो शायद आज हमारा देश बदल चुका होता। और वहां जाने के बाद वो एक्चुअल में जिस मुद्दों पर लड़के आए थे वही भूल जाते हैं, वो अपने लोगों को ही भूल जाते हैं। अगर ऐसे दलालों को ही हमको अगर पार्लियामेंट में भेजना है तो हमें हमको जरूरत नहीं है उनकी। अब उस बात का प्राउड लेना कहीं ना कहीं वो भी जातिवादी है। नहीं, बिल्कुल जाति पर जातिवाद नहीं है, बिल्कुल प्राउड जातिवाद नहीं। प्राउड करना है। नहीं नहीं नहीं, वो बिल्कुल जातिवाद नहीं है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमको करना चाहिए था किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का, हमने वो किया ही नहीं है। जातिवाद आता है हिंदू धर्म ग्रंथों से। अब गीता उठा लो, पुराण उठा लो, मनुस्मृति उठा लो, सब में जातिवाद जो है ठूस ठूस कर भरा पड़ा है, ठूस ठूस कर। वहाँ पर मिसोजनी बातें भी ऐसी हुई हैं कि अगर मैं यहाँ पर आपको बता दूँ तो आपकी कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी। वैसे आप इस बात को मानते हो कि SC ST एक्ट झूठे लगते हैं? वाल्मीकि की जो लड़का था उसको चमार कम्युनिटी के लड़के के द्वारा गला काट दिया गया। इतनी मौत किसी बीमारी से नहीं हो रही है, इतनी मौत एक्सीडेंट से नहीं हो रही, जितनी मौत केवल जाति के नाम पर हो रही है। दीपा भाई नमस्कार, स्वागत है जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भाई, मेरा कै- स्वागत करने के लिए। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, एकदम मस्त। आप बताएं क्या हो रहा है। एकदम बढ़िया जी। ये हरियाणा सरकार ने नई एक चीज़ लागू कर दी है कुछ दिन पहले, आपने सुना है इसके बारे में? DSC OSC जो कैटेगरी बनाई है। सब कैटेगराइजेशन जो किया हाँ हाँ रिजर्वेशन का, हाँ हाँ हाँ, हाँ। मैंने सुना उसके बारे में। और अभी हमारी ही बातचीत हुई थी इस हमने चीज़ को डिस्कशन, लेकर। जी जी। तो इसके ऊपर तो मुझे लगता है कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ही बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई जो स्टेट हैं वो अपने हिसाब से अपने स्टेट में रिजर्वेशन को सब कैटेगराइज कर सकते हैं। एससी के अंदर भी अगर 15% है तो उसको भी तुम 7.5 या फिर 1/14 इस तरह से उसको आप सब कैटेगराइज कर सकते हैं। तो हर किसी को दिया, और मुझे लगता है कि उन्होंने जो पहला जो अपील भी की गई थी वो शायद हरियाणा सरकार के द्वारा ही की गई थी सब कैटेगराइजेशन को लेकर, मे बी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फिर हाँ, मैंने इसके बारे में सुना। बाकी देखते हैं कि क्या है सही है गलत, तो डिस्कशन नहीं, करेंगे। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की ना, तो इस मामले में, और खासकर कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इस टाइप की चीज़ों पर PhD भी कर रहे हैं, रिजर्वेशन को लेके या इन चीज़ों को लेके, तो उन स्टूडेंट से बात की, और खासकर वो लोग भी जो SC कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हम्म। तो वो लोग कुछ बता रहे हैं कि इस प्रकार का मामला है कि कुछ कम्युनिटियाँ ऐसी हैं जो काफ़ी ग्रो कर चुकी हैं SC के अंदर ही, तो उनको एक अलग पैमाने के उस पर देखा जाएगा, और जो 80 के अंदर भी जो पिछड़े अभी भी बचे हुए हैं, जो एकदम पिछड़ चुकी हैं जो कम्युनिटीज़, उनके लिए ये चीज़ लागू की है और उनके लिए फ़ायदेमंद होगी वो। अ, देखने में ना हमको ऐसा लगता है कि जब हम इस वाली टॉपिक को हम देखते हैं सब कैटेगराइजेशन को, हमें लगता है कि बड़ा ही ये तो कुछ प्रोग्रेसिव स्टेप लिया गया है रिजर्वेशन को, और जिन लोगों तक रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं पहुंचा है ये उन तक रिजर्वेशन पहुंचाने का बढ़िया तरीका है। लेकिन इसके लिए हमें ना एक चीज़ समझनी पड़ेगी। बहुत सिंपल चीज़ है जो कि हम उसको नोटिस नहीं करते हैं। हमारे देश में, भारत में 100% जो रिजर्वेशन है, जो 100% जनसंख्या को मैं लेकर बोल रहा हूँ, जिसमें 50% जो है अनरिजर्व्ड है, 50% जो है वो रिजर्व्ड है, और उसमें भी 10% जो अब AWS आ चुका है। ये रिजर्वेशन पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है, यानी जिस कम्युनिटी की जितनी जनसंख्या है उस कम्युनिटी को उसके हिसाब से रिजर्वेशन दिया गया है। सिंपल सा फंडा ये है। तो अब है क्या, अब हमको और आप लोगों को ये चीज़ दिखाई जा रही है कि देखो, मान लो कि 25% जो 15% जो रिजर्वेशन है SC का, और ST का जो 7.5% रिजर्वेशन है, तो ST वाले को एक बार मैं अभी काउंट नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल SC की बात करता हूँ। SC का जो 15% रिजर्वेशन है उसके अंदर एक स्पेसिफिक कुछ कास्ट हैं, 2-3 कास्ट हैं जिन्होंने बहुत फ़ायदा ले लिया रिजर्वेशन का, और बाकी की जो कास्ट जो रह चुकी हैं SC के अंदर ही, उनको फ़ायदा नहीं मिला है। तो क्या हुआ है कि जो दो तीन जो कास्ट है, इन लोगों ने उस पूरे रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाया, यानी वो ये दिखाना चाहते हैं कि इन्होंने भेदभाव कर दिया भाई अपने अपने लोगों के साथ, कि देखो अपने लोगों को आगे नहीं बढ़ रहे देने, ये खुद ही मलाई मलाई खा रहे हैं। जबकि रियलिटी की बात यह है कि रिजर्वेशन को, मैं जैसे कि अगर मैं आपको समझा पाऊँ कि रिजर्वेशन को पाने का भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। ऐसा नहीं होता कि हमारी जाति की तरह, जैसे उनको पैदा होती है हमारी जाति मिल गई जी, कि भाई तुम भंगी हो, तुम चमार हो, तुम जाट हो, तुम ठाकुर हो, तुम बनी हो, तुम पंडित हो। ऐसा नहीं होता है। रिजर्वेशन को पाने का एक तरीका है, यानी
आपने अगर हाई स्कूल कर लिया, हाई स्कूल के बाद आपको हाई स्कूल और 12th तक क्या होता है कि हमारे देश में दो तरह के रिजर्वेशन है। पहले तो ये कि हाँ भाई इस सरकारी स्कूल के अंदर SC ST के बच्चों को या OBC के बच्चों को एक स्कॉलरशिप मिलेगा, और स्कॉलरशिप का प्लान जनरल कैटेगरी वाले लोगों के लिए भी है। हमारे देश में इकोनॉमिकली के आधार पर रिजर्वेशन नहीं है, और दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पर इकोनॉमी के आधार पर रिजर्वेशन हो। एक सिंगल कंट्री इस देश के अंदर पूरी दुनिया में नहीं है जहाँ पर किसी की आर्थिक स्थिति की वजह से उसको रिजर्वेशन मिलता हो। आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए या फिर आर्थिक स्थिति को सपोर्ट करने के लिए कुछ फाइनेंशियली एड्स दी जाती हैं, जैसे कि वो हो गया कोई कोई मतलब कोई ज़ीरो इंटरेस्ट वाला कोई लोन हो गया, या कोई सरकार जो है 10-10 हज़ार रुपये स्टूडेंट को खाते में डाल रही हैं, या फिर ऐसे स्कॉलरशिप के प्लान हो गए। तो क्या होता है कि जो 10वीं 12वीं कर लेते हैं, तो 10वीं 12वीं करने के बाद आपको असली फ़ायदा मिलना स्टार्ट होता है रिजर्वेशन का। आप ग्रेजुएशन में जा रहे हो, किसी डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हो, तो आपको फिर वहाँ पर आपको कट ऑफ जो आपको डाउन हो जाएगी, क्योंकि आप जिन परिस्थितियों के अंदर आप उस स्टेज तक पहुँचे हो, वहाँ पर पहुँचने के लिए आपने जो स्ट्रगल किया है, तो आप डिज़र्व करते हो। और क्योंकि हमको पता है कि SC ST कम्युनिटी, केवल SC ST तो कॉन्स्टिट्यूशनल कैटेगराइजेशन है, जो उनकी जातियाँ हैं उन्होंने उनके साथ जो ऑपरेशन किया है, जो जाति के नाम पर भेदभाव हुआ है, तो भाई अब उनको अपलिफ्ट करना पड़ेगा। और अपलिफ्ट करने का तरीका ये है कि उनको पहले प्रायोरिटी दी जाए, तो वहाँ से रिजर्वेशन मिलना स्टार्ट होता है। अब है क्या कि जो कुछ कम्युनिटी हैं, आपने बताया कि जैसे कि सब कैटेगराइजेशन हो रहा है, कुछ कम्युनिटी जो हैं जो जिसके SC के अंदर मैं बोलता हूँ, जैसे कि जाटव कम्युनिटी है या फिर वाल्मीकि कम्युनिटी है। अब ये देखा जाता है कि जो जाटव हैं वो ज़्यादा हैं, वाल्मीकि कम है। यानी अब जो लोग दिखा रहे हैं ये चीज़ें, देखो जाटव ज़्यादा है वाल्मीकि कम है, यानी जाटव देखो तुम्हारी सीट खा रहा है जी, ये दिखाया जाता है ना बेसिकली। और वाल्मीकि के उनके उनसे नीचे वाले लोगों को दिखाया जाता है कि देखो वाल्मीकि तुम्हारा वो खा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं भाई। जब पॉपुलेशन के हिसाब से चीज़ें डिवाइडेड हैं, पॉपुलेशन के हिसाब से जब चीज़ें डिवाइड हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी अगर एक दो कम्युनिटी ही उसको वो कर पा रही है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सरकार की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सरकार का जो एक प्रकार से रोड मैप है, जो बिल्कुल नीचे दबे कुचले लोग हैं उन तक एजुकेशन ही नहीं पहुंचाया। अब मान लीजिए कि भाई जाटव या वाल्मीकि समाज को हम छोड़ दें, जो कम्युनिटी हैं अगर हम छोड़ दें, बाकी की जो नीचे की कम्युनिटी हैं, जैसे कि कोहली है, धीमर है, इस प्रकार की कम्युनिटी जो SC की हैं, भाई जब बेसिक ही अपना क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रही हैं, जब वो 8वीं 10वीं तक बच्चे को पढ़ा कर 10वीं 12वीं के बाद तो शादी कर देते हैं बच्चों की, रिजर्वेशन का फ़ायदा कहाँ से लेंगे वो? भाई नौकरी पाने के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए ना। तो हमारा काम ये नहीं होना चाहिए था कि भाई हमने सब कैटेगराइजेशन कर दिया। उस सब कैटेगराइजेशन करने का भी कोई फ़ायदा होगा ही नहीं जब बच्चे एक मिनिमम क्राइटेरिया नहीं कंप्लीट करेंगे उसका। पर रिजर्वेशन लेने के लिए तुम्हें पहले क्राइटेरिया तो क्रैक करना पड़ेगा ना। तो मैं कह रहा हूँ तुम उसी के अंदर 10-12 सब कैटेगराइजेशन कर दो, क्या फ़ायदा उसका? जब वो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही क्रैक नहीं कर पा रहे, जब 10वीं 12वीं करेंगे नहीं, तो रिजर्वेशन का फिर बैकलॉग जाएंगे सारी सीटें, इसलिए सीटें खाली जा रही हैं, इसलिए सीटें खाली आ रही हैं। तो ये जो आपको दिखाया जा रहा है कि कुछ लोग खा रहे हैं, भाई कुछ लोग खा नहीं रहे। ये तुम्हारा ये हमारे देश के इंस्टीट्यूशंस का निकम्मापन है, जो देश के आखिरी समाज के व्यक्ति तक रिजर्वेशन नहीं पहुंचा पाए हैं। रिजर्वेशन यानी एजुकेशन नहीं पहुंचा पाए हैं। बेसिक तो पूरा करोगे ना। फ़ायदा तो मिलने का जैसे मैंने बताया कि फ़ायदा मिलने का एक टाइम आता है, एक समय आता है कि यहाँ से तुम्हें असली रिजर्वेशन मिलना स्टार्ट होगा। ये है सिंपल सा तो फंडा। आप जो क्रीमी लेयर वाला जो कॉन्सेप्ट इन्होंने बना रखा है, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि रिजर्वेशन के अंदर जो मतलब SC कम्युनिटी के अंदर जो जातियां हैं उनको आपस में लड़वाने के लिए ये किया है? मुझे तो लगता है कि ये क्रीमी लेयर ही सबसे बड़ा ढकोसला है। भाई क्या ज़रूरत है तुम्हें क्रीमी लेयर की? मतलब ये OBC के अंदर भी क्रीमी लेयर है, ठीक है? तुम सही से इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं कर पा रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि भैया कोई व्यक्ति, ये पहली बात तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट का हमारा निकम्मापन बता रहा हूँ आपको मैं क्लियर, हमारे देश के सरकारों का निकम्मापन बता रहा हूँ। क्रीमी लेयर दिखाने क्या चाह रहे हैं कि जी भाई इस पर्टिकुलर व्यक्ति ने नौकरी मिलेगी, इसके खानदान वाले इसके DM थे, SDM थे, आर्मी में थे, तो जी अब इसको फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए। अगर वो हमारे देश के रिजर्वेशन को मिलने का इतिहास पता करेंगे, अगर हम पूना पैक्ट पढ़ेंगे 1932, ठीक है, तो हमारे माइंड में एक चीज़ आती है कि डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में जो डिबेट थी ना, और डॉक्टर अंबेडकर का जो स्ट्रगल था रिजर्वेशन को लेकर, वो हमेशा से इस बात का था कि जिन लोगों के साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन हुआ है वो तुम्हारी पॉकेट भरने के लिए नहीं बैठे थे। डॉक्टर अंबेडकर ने ये नहीं बोला था कि उनकी पॉकेट में पैसा डाल दो जी। उन्होंने बोला कि जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन इन कम्युनिटी के साथ होता है, रिजर्वेशन सिर्फ इसलिए है। मैं एग्जांपल ये हर जगह देता हूँ
कि भाई अगर इकोनॉमिकली आधार का ही अगर किसी की वैसी कंडीशन, फाइनेंशियली कंडीशन या फिर फाइनेंशियली स्टेटस सही हो जाना है कि रिजर्वेशन का आधार था, तो आज जो हमारी चीफ मिनिस्टर हैं बहन कुमारी मायावती, लोग उनको आज उनके कई सारे एरिया में चले वहाँ उनको चमारी बोलते हैं। तो मतलब फिर तो उनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। रिजर्वेशन का आधार भाई ये नहीं था कभी। हम बहुत बड़ी गलती और बहुत बड़ी भूल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार बड़ी भूल करता है। और सुप्रीम कोर्ट में जब जो जज बैठे हैं वो अब देख लो ना उनकी उनकी जाति अंबिका है क्या है, वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। कुणाल कामरा तो बामन बढ़िया वो बोलते हैं, बामन बढ़िया टीम है एबिलिटेशन सेंटर। हाँ एग्जैक्टली। सो रिजर्वेशन का आधार सोशल है। भले ही तुम दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाओ, लेकिन अगर तुम्हारी जाति के नाम से तुमको चढ़ाया जा रहा है तो तुम्हें रिजर्वेशन मिलना चाहिए, मरते दम तक मिलना चाहिए। सिंपल सा फंडा ये है। नहीं, बहुत सारे जो स्वर्ण जो जो जातियां हैं वो उनके लोग तो ये भी बोल देते हैं कि रिजर्वेशन को डॉक्टर अम्बेडकर ने 10 ही साल के लिए वो बनाया था। पॉलिटिकल रिजर्वेशन था। और मैं तो खुद कह रहा हूँ, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर ने 10 साल के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया था। उनको लग रहा था कि जो उस समय की सरकारें थी, कांग्रेस थी, वो हमारा साथ देंगी, जैसे कि नेहरू थे और गांधी थे, और इससे अलग जो भी कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडर थे, उनको लगा कि हाँ अब ये मेरे को अब हम एक असेंबली में बैठ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बैठ रहे हैं, तो अब है क्या कि ये कांग्रेस, अब मुझे लगता है कि आज़ादी का समय मिल रहा है तो देश में कुछ बदलाव आएगा, तो लगता है कि 10 साल के अंदर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा तो चीज़ ठीक हो जाएंगी। तो चीज़ ठीक नहीं हुई। अब रिप्रेजेंटेशन होने से बहुत बड़ा फ़ायदा हमको हो भी नहीं रहा है आज के टाइम पर। आपने देखा होगा कि ऐसा कितने सारे पॉलिटिकल हमारे लीडर हैं, लगभग 190-180 के आसपास संसद में बैठते हैं, और असेंबली के अंदर, स्टेट असेंबली में अलग अलग लोग बैठते हैं। कितना SC/ST के मुद्दों पर बात करते हैं। SC/ST के साथ सबसे ज़्यादा NCRB का डेटा देखो, सबसे ज़्यादा क्राइम होता है आज भी, वो कितने लोग बोलते हैं। तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन तो ये मेरा पर्सनल स्टेटमेंट है, हटा दो। अगर ऐसे दलालों को ही हमको अगर पार्लियामेंट में भेजना है तो हमको ज़रूरत नहीं है उनकी, क्योंकि वो आपको वैसे भी नहीं सुन रहे हैं। तो ऐसे दलालों को पार्लियामेंट में भेजने से अच्छा है कि कोई भी आ जाए रैंडमली, हम फिर सेलेक्टिव करें चीज़ों को कि हाँ ये बंदा मुद्दों पे काम करेगा नहीं करेगा। पॉलिटिकल रिजर्वेशन अच्छे इंटेंशन से लाया गया था डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा, और अच्छा उसका फ़ायदा भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है। सांसद बैठे हैं बहुत सारे लोग, और बहुत बड़े बड़े नेता उस पॉलिटिकल रिजर्वेशन से बने हैं, लेकिन समाज की स्थिति भी वही है, बल्कि अब की और ज़्यादा कुछ और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। आपको ये नहीं लगता कि जैसे जो लोग खासकर जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके वो वोट ले लेते हैं कुछ नेता पहले, है ना, वो वोट लेके वो पार्लियामेंट में चले जाते हैं या फिर विधानसभा में जाके बैठ जाते हैं, और वहाँ जाने के बाद वो एक्चुअल में जिस मुद्दों पर लड़के आए थे वही भूल जाते हैं, वो अपने लोगों को ही भूल जाते हैं। हाँ, मैं आपको एग्जैक्टली वही तो बता रहा हूँ। पॉलिटिकल रिजर्वेशन के जरिए है क्या कि अब हर समाज में कुछ ना कुछ खोटे सिक्के टाइप के लोग होते हैं, हर समाज में होते हैं। अब कुछ जो पॉलिटिकल पार्टी, जो स्वर्णवादी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो क्या कर रही हैं, उनको पता है कि हाँ भाई उस समाज के अंदर ये बंदा जो है ना, इसके अंदर एक तो हिंदुत्व वाला कीड़ा है भी, जबकि उसको पता है कि हाँ हिंदुत्व की वजह से उसके अंदर उसके साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो ये इसको कुछ वो करेंगे भी, और इन्फ्लुएंस वाला व्यक्ति है, तो एक काम करते हैं, इसको टिकट दे देते हैं कि आ जाए जी BJP में आ जाओ, आ जाओ कांग्रेस में आ जाओ, ठीक है। तो अब वो क्या है कि फिर वहाँ से वो मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है व्यक्ति सोसाइटी से अपनी, क्या उसको पता है कि रिजर्व सीट तो है, अब वहाँ जीतना भी है हमको। अब देश में कैसे रिजर्व सीट मिलती हैं से हमको, हर सांसद की और विधायक की सीट मिल रही है रिजर्व, तो अब कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो कोई दलाल देखना पड़ेगा, और दलाल मिल जाएगा इजीली, किसी भी समाज में मिल जाएगा, वो तो इसी में नहीं किसी भी समाज में मिल जाएगा, किसी धर्म किसी भी जाति में मिल जाएगा। तो ऐसे दलाल ज़्यादातर पहुँच रहे हैं पार्लियामेंट और वहाँ पर, और हमको लग रहा है कि हमारी जाके बात करेगा, जो कि नहीं कर रहा है। सर एक चीज़ समझो ना, इतने लोग हमारे देश के कोविड से नहीं मरे थे जितने हर साल NCRB के डेटा की वजह से SC/ST का OBC का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कास्ट लोग मर रहे हैं। मतलब हमको ये बात हैरानी नहीं कर रही है। हम संसद के अंदर हमारे सांसद भेज रहे हैं, विधायकों को भेज रहे हैं, और हमारे सो कॉल्ड हमारे प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, दलित वो हैं, आदिवासी सांसद हैं, वो हैं प्रेसिडेंट है, सॉरी। इतना आंकड़ा देखो डिस्क्रिमिनेशन का, इतनी मौत किसी बीमारी से नहीं हो रही हैं, इतनी मौत एक्सीडेंट से नहीं हो रही, जितनी मौत केवल जाति के नाम पर हो रही हैं। तो फिर क्या फ़ायदा है पॉलिटिकल रिजर्वेशन का आज के पर्सपेक्टिव में। डॉक्टर अम्बेडकर की बात नहीं कर रहा, उनके ऐसा तो कोई लीजेंड मुझे लगता है कि दलितों के लिए कभी होगा भी नहीं, महिलाओं के लिए कभी होगा भी नहीं, लेकिन आज के पर्सपेक्टिव में हमको दलाल ही मिल रहे हैं देखने के लिए। इसलिए मेरा पॉलिटिकल रिजर्वेशन में बहुत इंटरेस्ट है नहीं अभी।
बस एक है क्या कि अगर बाई चांस अगर पॉलिटिकल रिजर्वेशन हट जाता है, ठीक है, तो होगा क्या कि फिर जो हो सकता है कि जो SC ST OBC को टिकट्स मिल रही हैं, वो पार्टी पॉलिटिकल पार्टी टिकट भी देना बंद कर दे। अभी तो उनको मजबूरी में देना पड़ता है टिकट, क्योंकि रिजर्वेशन है। अगर हट गया तो हो सकता है कोई टिकट भी देना बंद कर दे। तो बस इसलिए थोड़ा सा वो है। बाकी तो मेरे को कोई सब, अब मेरा पॉलिटिकल रिजर्वेशन को लेकर बहुत इंटरेस्ट है नहीं। तो संसद मतलब स्वर्णों का अड्डा ही ना बन जाए कहीं, है? एग्जैक्टली हाँ, बस इसलिए थोड़ा सा मेरे को वो लगता है कि हाँ ठीक है, इसको रहने दो। ये चीज़ है। नहीं, जैसे आपने अभी इसमें चर्चा में एक शब्द इस्तेमाल किया कि हिंदुत्व का कीड़ा, मतलब इसका क्या परिप्रेक्ष्य, क्या इसका मतलब होता है? इसका परिप्रेक्ष्य ये है कि अभी मैंने एक वीडियो देखा था। एक लड़की थी जो एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास, जो बोल रही थी कि भाई ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, आपको याद होगा, उसकी वीडियो वायरल हो रही है। उसका एक और वीडियो वायरल हो रहा है ट्विटर पे, जो एक पॉडकास्ट में बैठी हैं। तो वो उन्होंने जो एंकर हैं, उन्होंने पूछा कि भाई क्या तुमने हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़े हैं कि वहाँ पर उसमें जातिवाद के बारे में क्या कहा गया है। तो बोलती है कि यहाँ हिंदू धर्म ग्रंथ का कोई सा भी ग्रंथ पढ़ लो, वहाँ पर जातिवाद नहीं है। तो बोलती है कि पढ़े आपने कि नहीं पढ़े, कि मनुस्मृति आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, तो क्यों मानती हो जी? कि हम इसलिए मानते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने बोल दिया। तो जितने भी जो SC ST लोग हैं ना, जो OBC भी जो लोग हैं, वो सब इसलिए ही मान रहे हैं हिंदू धर्म को कि उनके पेरेंट्स ने बोल दिया है। अगर वो एक किताब का, उस किताब किसी भी एक किताब को उठा लो, अब गीता उठा लो, अब कुरान उठा लो, अब मनुस्मृति उठा लो, सब में जातिवाद जो है ठूस ठूस कर भरा पड़ा है, ठूस ठूस कर। ठीक है, केवल जातिवाद नहीं, वहाँ पर मिसोजनी बातें भी ऐसी हुई हैं कि अगर मैं यहाँ पर आपको बता दूँ तो आपके कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी, कम्युनिटी गाइडलाइंस की स्ट्राइक आ जाएगी। इस प्रकार की बातें हैं। मेरे इंस्टा के रील्स पे मैं वो चीज़ें शेयर कर चुका हूँ, लेकिन मैं बोलता नहीं हूँ, केवल स्क्रीनशॉट लगाता हूँ। जातिवाद आता है हिंदू धर्म ग्रंथों से, ये सीधे सा फंडा है। ठीक है, और SC ST OBC समुदाय को ये वाली बात समझने की ज़रूरत है कि जो लोग ये वाला प्रमोशन आपके सामने भी करते हैं कि जी हम हिंदू धर्म को फैलाएंगे लेकिन जातिवाद हटा देंगे, तो जातिवाद हिंदू धर्म ग्रंथ की नींव है। अगर आप जातिवाद को उसमें से हटा दोगे ना, धर्म खत्म है वो, यानी वो बीज है। डॉक्टर अम्बेडकर ने काफ़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन भी किया था ये बात बोल। हाँ, तो हम हिंदू धर्म ग्रंथ, ग्रंथ को नहीं, हिंदुइज्म को या सनातन को हम इमेजिन नहीं कर सकते जातिवाद के बिना। वो पूरा स्ट्रक्चर ही उनका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सिंपल सा फंडा ये है। अगर आप ऐसे या तो इसको एक्सेप्ट कर लो कि हाँ जी इसमें जातिवाद है और हम इसको फॉलो करेंगे, या फिर ये वाला ढिंडोरा मत पीटो कि जातिवाद नहीं था जी, अंग्रेज करके चले गए। करा आप नहीं है, और आज आप आज भी कर रहे हो। इसलिए हमारे देश का हर मोहल्ला, हर गली जो जातिवाद के जातियों के नाम पर, और इवन मरने के बाद मरगटे जो हैं वो भी आपकी जाति के नाम पर डिस्ट्रीब्यूट हुई पड़ी हैं। ये बहुत बुरा हाल है कि मरघट पे भी हमने अभी चलता हूँ, अभी निकल गाड़ी देखना कहीं भी, कितने जाटव समाज, वो ब्राह्मण समाज, वो जैन समाज, वो मतलब मरघट जो होती हैं उसको क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं, शमशान भूमि। हाँ, तो बटी पड़ी हैं। कितने अंधे लोग होंगे वो जो ये वाली बात बोलते हैं कि हमारे पास तो, हमारे देश में जातिवाद तो है ही नहीं। अरे तुम घर से बाहर तो निकलो, मोहल्ले से बाहर तो निकलो अपने। बहुत बहरा पड़ा है। जो बोलो कि हमने उसको इतना नॉर्मलाइज कर लिया कि हमको हैरानी नहीं करती चीज़ें। और अब तो शायद सरकार ने एक UGC के जरिए भी कोशिश की थी कि युवाओं में कुछ समझ जो पैदा हुई है कि एक दूसरे को ये चीज़ समझें कि भाई सब बराबर हैं और इसमें कोई मतलब जाति की कोई भेद वाली बात नहीं है, वो भी शायद UGC के जरिए जो है वो सरकार ने यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में डालने की कोशिश की कि जातियों के नाम पर और चीज़ों के नाम पर और ज़्यादा वो उस चीज़ को बढ़ावा दो, ताकि वो आंदोलन भी वैसे ही आया ना। मतलब स्वर्ण समाज को जो मैसेज गया है उसके जरिए, या स्वर्ण लोगों को जो मैसेज गया है, या वो जो उन्होंने आंदोलन खड़ा किया है UGC के खिलाफ, वो उसी प्रकार खड़ा किया है। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का जो वो था अमेंडमेंट आया था, हाँ, यूनिटी प्रमोशन ऐसे कुछ नाम उसका था, पूरा नाम 2011 में आया था। ठीक है, UGC के चेयरमैन, जो उस समय के चेयरमैन थे, उन्होंने खुद ने ये वाली बात कही है कि 2026 का जो UGC की गाइडलाइंस है ना, ये तो सवर्णों के पक्ष में है। वो लोग फालतू में विरोध कर रहे थे। वो विरोध क्यों? क्योंकि 2011 का या 2012 का जो UGC की गाइडलाइंस थी, उसमें ना एलोबरेट की हुई थी चीज़ें कि कौन कौन सी 21-22 वो बताए गए थे टेंडेंसीज, कि ये ऐसी प्रवृत्ति होती हैं कि इनके जरिए आप पता लगा सकते हो कि हाँ ये जातिवाद के अंदर आता है। कि अगर कोई ऐसा बोलता है तो जातिवाद कहा जाएगा। यानी 21-22 वो दिए गए थे, बाकायदा एक लिस्ट दी गई थी कि हाँ इनके जरिए
जो अधिकारी होगा जिनके पास केस जाएगा कोई भी स्कूल का जो डिस्क्रिमिनेशन का, तो पहचान लेगा कि ये जातिवादी के अंदर आती हैं, वो लिस्ट हटा दी गई है। अब नई यूजीसी की जो गाइडलाइंस हैं, जिनको जो स्वर्ण लोग विरोध कर रहे हैं, फालतू में विरोध कर रहे हैं, वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, उनके पास मौका किसी कान में जाकर चमार बोल देने का, क्योंकि वो तो अब उसके अंदर कंसिडर ही नहीं होगा जातिवाद का। यूजीसी की गाइडलाइंस इतनी इतनी बकवास थी ये वाली। मैं तो यूजीसी के लॉ का समर्थन कर रहा था, जो ये गाइडलाइंस आई थी उनका समर्थन कर रहा था। उसके अंदर जो चीज़ें लिखी हैं मुझे खुद वो बेकार लगी। मैंने कहा ये तो बिल्कुल खुला छूट करने की वो दे रहे हैं, मतलब कास्ट करने की, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करने की। पहला तो उन्होंने क्या क्या किया कि यूजीसी गाइडलाइंस के अंदर जो स्कूल जो कॉलेज का वाइस चांसलर होगा और जो प्रिंसिपल वगैरह होंगे, वो उस कम्युनिटी के जो कमेटी बनेगी ना, उस कमेटी के वो चेयरमैन, वो हेड होंगे और उसमें मेंबर भी होंगे। अब मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा स्कूल है इस देश का, या फिर कौन सा ऐसा कॉलेज है, या कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ का प्रिंसिपल या वाइस चांसलर ये बोल देगा कि हाँ जी मेरे स्कूल में या कॉलेज में जातिवाद होता है। कोई नहीं बोलेगा। और हमारे देश के कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कितने वाइस चांसलर और कितने प्रिंसिपल जो हैं SC ST OBC कम्युनिटीज़ हैं? लगभग 80% स्वर्ण है। तो भाई तुम्हारे तो पक्ष में चीज़ें हैं, तुम्हें डरने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम जब तुम्हारा केस अगर यूजीसी की वजह से तुम्हारा कॉलेज में रजिस्टर्ड हो गया, उसके बाद अगर तुम्हारा FIR भी होने जाएगा, तो वहाँ तुम्हारा कोतवाल भी तुम्हारा ही बैठा हुआ है, तुम्हारा DIG तुम्हारा बैठा हुआ है, तुम्हारा DM तुम्हारा बैठा हुआ है, तुम डर क्यों रहे हो? तुम्हारा सिस्टम तुम्हारे हाथ में। तो एलोबरेट नहीं करी गई ये चीज़ें यूजीसी गाइडलाइंस के अंदर। और जो लोगों ने इस प्रकार का प्रोपागेंडा फैलाया कि भाई यूजीसी की गाइडलाइन ऑटोमेटिकली स्वर्ण लोगों के साथ भेदभाव वाली है, तो ऐसा नहीं है। इस प्रकार के लोगों को ना गाइडलाइंस को या फिर लॉज को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉज कहते हैं। दूसरे पक्ष को ऐसा लगता ही है कि जी हमको दबाया गया है, लगेगा ही, ऐसे कानूनों में लगेगा ही। जैसे कि अगर फीमेल राइट्स की बात आएगी तो मेल्स को लगेगा ही जी हमको दबाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक पक्ष को तो ऐसा महसूस ही होगा, लेकिन अगर आपके अंदर सोशल अवेयरनेस इस प्रकार की है, जी महिलाओं के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हमेशा से हुआ है, भाई हमको भी थोड़ा सा अब शांत रहना होगा। क्योंकि अगर आपके अंदर ये वाली एक्सेप्टेंस ही नहीं है, आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो इस बात को कि हाँ जातिवाद है ही नहीं, तो आप फिर उसकी वैल्यू भी नहीं समझोगे। इसी चीज़ को लेके जैसे आपने बहुत सारे वो देखे, प्रदर्शन देखे, बहुत सारे लोगों ने प्रदर्शन किया और वो किया। इनफैक्ट एक DU के एक प्रेसिडेंट हैं जो पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं, रौनक खत्री, उन्होंने तो एक बयान भी दिया इस चीज़ को लेके। उन्होंने बोला कि मेरे पास एक स्टूडेंट आया और वो स्टूडेंट आके बोलता कि मेरा क्रिकेट टीम में जो सिलेक्शन कर दो वरना मैं SC ST एक्ट लगा दूंगा। अच्छा, क्रिकेट टीम में? हाँ, ओके। तो मतलब वो SC ST एक्ट लगाने की धमकी उन्होंने दी। इसका मतलब ये आर्ग्यूमेंट मेरे पास कई बार आया। कुछ दिन पहले ये वाली बात चल रही थी, हाँ, जब लव लेटर देगा कोई लड़की को और लव लेटर एक्सेप्ट नहीं करेगी तो उसको ऊपर FIR करा देगा SC फिल्म पर। नहीं, ऐसा नहीं होता है। लॉज, अब एक चीज़ बताओ, ये बात हम सबको पता है कि हमारे देश के अंदर कानून है, क्या उसके हाल है? तो मतलब कानून हटा दिया जाए? नहीं। इसका मतलब ये कि जो हमने इसको इम्प्लीमेंट करने का जो सिस्टम हमने बनाया, जो ट्रैक हमने तैयार किया है, वो हमारा बेकार है। अगर कोई झूठा केस कर रहा है, यानी महिलाएं, अब है क्या कि कई बारी, मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि महिलाएं कई बारी रेप का दूसरा या फिर गलत थ्रेट लगा देती हैं कि हमने इसने रेप किया, जबकि बिल्कुल कॉन्सेंट के साथ वो लोग साथ रह रहे होते हैं, लेकिन जब लड़की का मन करा उसको मिसयूज़ कर लिया। इसका मतलब ये है कि तुमने उस प्रकार का सिस्टम ही तैयार नहीं किया अभी तक। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर कि कोई भी हम पर झूठा आरोप लगा देगा, जो हम तो विक्टिम बना दिए गए हैं पहले से, हमको तो वो बना दिया गया है जी, हम तो विक्टिम है इसके अंदर। नहीं, किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का तरीका होता है। जैसे कि हम दुबई में जाते हैं, दुबई की बात करते हैं, बहुत टेक्नोलॉजी है वहाँ पर। किसी व्यक्ति को अगर FIR करवानी होगी ना, उसको पुलिस से मिलने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें स्टेशन में जाना है, वहाँ बाकायदे वो जिस प्रकार से ATM मशीन टाइप में होती है ना, उस प्रकार की मशीन्स वगैरह लगी रहती हैं, जितना मैंने सुना है और समझा अभी तक, मैंने देखा जो मैं ऑनलाइन। आपको ऑनलाइन FIR रजिस्टर करनी है, कोई दलाल बीच में नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा, सीधा आपके पास पुलिस आ जाएगी। लेकिन इंडिया में क्या है जी, पहले जाओगे आपको बैठना पड़ेगा, सामने वाला बंदा बोलेगा हाँ जी बाबू बैठा हुआ एक, कि हाँ जी क्या है, क्या मामला है, पहले उसको रिश्वत खिलाओ, फिर वो आपकी जाति पूछेगा। यानी जो एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमको करना चाहिए था किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का, हमने वो किया ही नहीं है। आपने स्कूल में कितने कैमराज लगा रखे हैं, कॉलेज में कितने कैमरा लगा रखे हैं, आपने अपने स्कूल में कितने माइक्रोफोन्स लगा रखे हैं जो आवाज़ भी कैप्चर करता है। यानी आप बस इम्प्लीमेंट सही नहीं करना चाह रहे हो। भाई लॉ तो मिसयूज़ तो कई सारे लोग कर रहे हैं, लॉ को हटा देना जो वो है ना, वो नहीं है। इसका मतलब है कि आपको और ज़्यादा फेयर और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रखना पड़ेगा।
जो आप कमेटी बना रहे हैं यूजीसी की, आपको उसके अंदर हर जाति वर्ग का व्यक्ति आपको रखना पड़ेगा, ठीक है, और उनकी भी ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी। जब हम वेस्टर्न कंट्रीज को देखते हैं कि पुलिस वाले यहाँ पर कैमरा लगा कर रखते हैं, वो क्यों रखते हैं? इसका मतलब है कि सब कुछ रिकॉर्डेड रहे, और हम इस पुलिस वाले पे भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि एक इंसान भी मिस्टेक कर सकता है और उसका भी पर्सनल बायसेस हो सकते हैं। लेकिन इंडिया में क्या हो रहा है, आपको एक दफ्तर में कैमरा नहीं मिलेगा। तो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हम टेक्नोलॉजी का और रैशनैलिटी का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। वैसे आप इस बात को मानते हो कि SC/ST एक्ट झूठे लगते हैं? बिल्कुल लगते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं 100% बोल रहा हूँ कि हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसका मिसयूज़ कर रहे हैं, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप ये बोल दो कि NCRB का डेटा ही गलत है। हमारे देश में जातिवाद है, और घोर जातिवाद है। ये हो सकता है कि हाँ, कोई व्यक्ति तुमसे पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए कर दे। अब उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन ये है कि आप इंक्वायरी को इतना ट्रांसपेरेंस रखें और इंक्वायरी को इतना फास्ट और बढ़िया रखें कि जो अगर झूठा केस भी कर रहा है उसको भी फिर उसी लेवल की सज़ा मिले। लेकिन अगर ये बोल रहे हो कि हाँ जी ऐसा होता ही नहीं है, फिर तुम हरामखोरी कर रहे हो, फिर तुम आंखों पर पट्टी बांध रहे हो, फिर आपका पर्सनल बायस और पर्सनल जाति जो आपका, वो आपका दिख रहा है आपकी बातों के अंदर। मिसयूज होते हैं, बिल्कुल होते हैं, कोई इसमें मनाही नहीं है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन तो सही करो भाई एटलीस्ट। कुछ लोग ऐसे भी हैं दीपक भाई, जैसे मान लो अगर वो खुद को भी ऐसे बोलते हैं कि हाँ मैं जाटव, मान लो मैं जाटव समाज से हूँ या मैं इस समाज से हूँ, और वो उसको प्राउड भी फील करते हैं, वो ऐसे भी मानते हैं कि हाँ इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कुछ ही लोग उसी चीज़ को जो है गाली की तरह भी लेते हैं। देखो होता क्या है, इसका एक बिल्कुल सही जवाब यह है कि भाई आपको आज कुछ ऐसे लोग लग रहे हैं जो बोल रहे हैं कि प्राउड टू बी जाटव, प्राउड टू बी वाल्मीकि, प्राउड टू बी चमार। वो ऐसे नहीं आया है, ये जो कॉन्फिडेंस जो लोगों में आया है वैसे नहीं आया है। मैं आपसे बोलूं कि आप, जैसे कि ये तो बहुत हल्का एग्जांपल होगा, कोई गे है मान लीजिए, लोग उसको दुनिया गे गे बोलकर चिढ़ा रही है और चिढ़ाती है, लेकिन वो गे फिर एक टाइम बाद उस बात को एक्सेप्ट करता है कि हाँ प्राउड टू बी गे। एक चोर को आप ये वाली बात बोलोगे कि हाँ भाई तुम चोर हो, चोर हो, चोर हो, बोलोगे हाँ मैं चोर हूँ, बता क्या करेगा। जो लोग इस वाली बात को बोलते हैं ना कि हाँ भाई आप प्राउड टू बी जाटव, या फिर वो उन्होंने ऐसे शुरुआत नहीं की है। हमारा देश गाँव का देश है, गाँव देहातों के अंदर कम्युनिटी जो है, गाँव भी जातियों के आधार पर बटे पड़े हैं। वहाँ पर होता है क्या है कि वहाँ पर होता ये है कि हमेशा से ही गालियाँ तुम्हें दी गई हैं, तुम्हारी जाति को नीचे दिखाया गया है। ये वाली बात काउंटर करने के लिए कही जाती है, जो शुरुआत जो की गई थी ये काउंटर करने के लिए की गई थी। अब लोग क्या कि इस बात का प्राउड लेने लग गए हैं, और मेरे को जो लोग प्राउड लेकर बैठ गए और हिंदू मानकर बैठ गए हैं उनसे मेरे को प्रॉब्लम है। लेकिन काउंटर करने में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अब उस बात का प्राउड लेना कहीं ना कहीं वो भी जातिवादी है। नहीं, बिल्कुल जातिवाद नहीं है, बिल्कुल प्राउड जातिवाद नहीं करना, नहीं, वो बिल्कुल जातिवाद नहीं है। भाई तुम एक बताओ ना, शुरुआत किसने करी? आज हम कोरोना वायरस के लिए चाइना को ठहराते हैं, ठीक है, क्यों ठहराते हैं कि कोर क्या था? ऐसे इंडिया में ब्राह्मणवाद जो है वो कोर है जातिवाद का। अगर कुछ दिन पहले खबर भी आई थी कि एक वाल्मीकि और चमार जो वो थे, कम्युनिटी थी दो, तो उन्होंने एक लव मैरिज करी उनके बच्चों ने। तो वाल्मीकि की जो लड़का था उसको चमार कम्युनिटी के लड़के के द्वारा गला काट दिया गया, इंटरकास्ट मैरिज का। अब लोग बोल रहे हैं कि देखो यही ब्राह्मणवाद है, ये भी तो जातिवाद कर रहे हैं। भाई कोर तो तुम ही हो ना, शुरुआत तो आपने नहीं करी थी ना, आप तो एक्सेप्ट करना स्टार्ट करो। अगर आपने शुरुआत करी थी तो आप इस बात की शुरुआत करो कि हम इसको ख़त्म करेंगे। आपने शुरुआत तो कर दी, ठीक है, अब बोल रहे हो कि हाँ ब्राह्मणवाद ये नहीं है। देखो तुम तो विद इन ए कम्युनिटी भी वो कर रहे हो डिस्क्रिमिनेशन। भाई शुरुआत तो तुमने करी थी, हम तो मान रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं कि सभी लोग इफेक्टेड हैं इस वाले वायरस से, अफेक्टेड हुए पड़े हैं। ये वायरस है बहुत बेकार, तुम दिखाना चाह रहे हो देखो आपस में कर रहे हैं, आपस में नहीं कर रहे। वो ब्राह्मणवाद का ही स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है पूरा, ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है, तुम्हें ऐसा लग रहा है। और वो डिफेम करते हैं इस बात से SC ST OBC को ही कि देखो तुम भी कर रहे हो। अरे भाई तुम नहीं कर रहे हो, तुमने बांटा तब वो कर रहे हैं। और जो बात रही प्राउड वाली, ये बात शुरुआत में लोगों ने जो काउंटर करने के लिए की गई थी वहां तक ठीक थी, लेकिन आज अगर कोई प्राउड कर रहा है तो वो बिल्कुल गलत है। काउंटर करने के लिए ठीक हो सकती है कि भाई एक किसी गाँव के अंदर एक दलित परिवार को उसकी जाति के नाम से उसको दबाया जा रहा है, उसको मारा जा रहा है, लेकिन एक टाइम बाद बोलेगा हाँ भाई मैं हूँ चमार, मैं हूँ वाल्मीकि, तो बता क्या करेगा? आई प्राउड टू बी वाल्मीकि और प्राउड टू बी चमार। ये काउंटर करने का जिसके अंदर सेंस है वो ठीक है। हाँ, अवेयर हो गए, आप काउंटर कर रहे हो, वो मैं हूँ, बता क्या करेगा? लेकिन अगर कोई मान के बैठ गया है कि हाँ जी मैं तो हिंदू व्यवस्था का शूद्र हूँ, फिर वो जातिवादी हो, वो फिर जातिवादी हो गया, ब्राह्मणवादी व्यवस्था, ब्रेन वॉश जातिवादी। उसको केवल जातिवादी नहीं बोलेंगे, ब्रेन वॉश जातिवादी बोलेंगे, ब्राह्मणवाद के द्वारा जो किया गया है, ये चीज़ है।
क्योंकि लगभग उसी प्रकार का एग्जाम्पल है, जैसे कोई प्राउड टू बी पंडित बोले, प्राउड टू बी बनिया बोले या जाट बोले, और उसी प्रकार का एग्जाम्पल है। ऐसी एक चीज़ और है, अब लोग क्या बोलते हैं इस बात को जस्टिफाई करने के लिए, यानी वो पे सॉफ्टनेस दिखाने के लिए कि हम तो ब्राह्मणवाद की बात कर रहे हैं, जब ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहे। भाई साहब, ब्राह्मणवाद की बात कर रहे तो ब्राह्मण भी उसी में ही आ रहे हैं। ये कैसे हो जाएगा? ऐसा कैसे हो जाएगा कि मैं कोविड की बात कर रहा हूँ लेकिन कोरोना की बात नहीं कर रहा? ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? जाति, अगर मैं बोल रहा हूँ ये वाली बात कि मैं ब्राह्मणवाद का विरोधी हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का भी विरोधी हूँ। सिंपल सा फंडा ये है। ये बात मत बोलो कि नहीं ब्राह्मणवाद ब्राह्मणों की बात नहीं है, वो उनकी भी बात है, क्योंकि कोर तो वही है ना। फायदा तो आज भी वही उठा रहे हैं, और जिनको नुकसान मिल रहा है नुकसान भी वही लोग उठा रहे हैं। खैर, ब्राह्मण एज अ जाति भी खुद इस चीज से भी पीड़ित है। उनके यहाँ भी जाति के अंदर भी 10 डिवाइड अलग अलग बना रखे हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते, ब्राह्मणवाद का जो स्ट्रक्चर है उसने परेशान तो सभी जातियों को किया है ना, और उनको भी किया है। अब उनके कुछ चुनिंदा लोगों, क्रीमी लेयर वाला कुछ चुनिंदा लोग ऐसे हैं जो उस स्ट्रक्चर को रन कर रहे हैं और फायदा उठा कैटेगरी रहे के हैं। अंदर भी ब्राह्मणों को ज़्यादा वो मिल रहा है, राजपूतों को रिजर्वेशन का फायदा थोड़ा कम मिलता है बजाय ब्राह्मणों के। ये है। और उसके अंदर भी एक चीज़ देखेंगे आप कि अगर हम एक पूरा स्ट्रक्चर देखें ना, आज भी रिजर्वेशन के इम्प्लीमेंटेशन का पूरा स्ट्रक्चर देखें, वो इस प्रकार से डिज़ाइन ऑटोमेटिक हो चुका है, किया हुआ नहीं है, इंटेंशनली नहीं किया हुआ है। इंटेंशन तो बिल्कुल था ही, जातिवाद हटाना है। राजपूत आपको अधिकतर मिलेंगे हमारे देश के डिफेंस सिस्टम में, और डिसीजन मेकिंग पावर पे आपको मिलेंगे ब्राह्मण आज भी। और मुझे नहीं पता कैसे बना है, लेकिन हाँ ये बना है सिस्टम ऐसे। लेकिन ये सोशल मीडिया पे अगर आप देखो ना कि मतलब ये भी एक प्रकार का वायरस है, एक जहर है कि जातिगत कमेंट, और जातिगत कमेंट भी बड़े सीधे साधे कमेंट नहीं, उनको बड़ा एक अलग तरीके से डिफाइन, मतलब जैसे ट्विटर पे मैं बहुत बार देखता हूँ तो चीज़ें आती हैं तो पंजित लिख देते हैं, या इस प्रकार का मामला। इंस्टाग्राम पे कई मैं वीडियो ऐसी बनाऊँ कि भाई जाति जो सिस्टम है उसकी ज़रूरत क्या है, तो कोई नील कबूतर लिख देता है, कोई इस प्रकार की, मतलब ये इस प्रकार की जो मानसिकता है या चर्चा है, कहाँ से उत्पन्न हो रही है? कि क्या लोगों में ये इसको आप आक्रोश तो नहीं कह सकते, इसको तो आप कह सकते हो कि ये जड़ बन गई है उस चीज़ की। पहली बात तो मैं जातिवाद को बिल्कुल इक्वल कंसिडर करता हूँ आतंकवाद के तौर पे। जातिवाद, आतंकवाद, टेररिस्ट, फ़र्क पता क्या है? टेररिस्ट जो आतंकवादी लोग हैं, ठीक है, जो टेररिस्ट जिन हम एक्चुअली बात कर रहे हैं, वो क्या करते हैं कि तुम्हें गोली मार देते हैं, तुम्हारी कहानी खत्म। लेकिन जातिवाद क्या है? जातिवाद वाला जिनको जातंकवाद जो बोलते हैं, जातिवादी वो चीज़ है कि वो तुम्हें जिंदगी भर मारेगा और धीरे धीरे मारेगा। एक बार में मार देता है, वो धीरे धीरे पूरी वो उम्र धीरे धीरे मारेगा। मारेगा, तुम पूरी जिंदगी मारेगा, तुम्हें कमेंट करेगा, तुम्हें तुम्हारी जाति की वजह से तुम्हें नीचे दिखाएगा, अपने आप को ऊपर दिखाएगा। तो जो आप बता रहे हैं कि ऐसे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि भाई जो अपर कास्ट रहे हैं, या फिर आज के कैटेगरी में बोलूँ वो अपर कास्ट थे, लेकिन आज वो जनरल कैटेगरी में है। फ़र्क है इस चीज़ का। ये इनमें क्या फ़र्क है, चलो ये भी समझो। जो व्यक्ति अपने आप को अपर कास्ट बोल रहा है, ठीक है, वो कास्ट के पॉइंट से बोल रहा है, लेकिन अगर कोई समझदार व्यक्ति वो बोलेगा मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, वो अपन कास्ट का नाम मेंशन नहीं करेगा। फ़र्क है इस चीज़ में, क्योंकि जनरल, SC ST OBC ये कॉन्स्टिट्यूशनल कैटेगराइजेशन है, ये संवैधानिक कैटेगराइजेशन है, और इसमें केवल हिंदू नहीं आते, इसमें देश के हर समुदाय, जाति और वर्ग के लोग आते हैं। लोगों के अंदर ये भी मिसकंसेप्शन है कि जो SC ST OBC जनरल, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ऐसा नहीं भाई, क्रिश्चियन भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, ज्यूज़ भी आते हैं। अगर इंडिया में जो भारत के नेटिव हैं सभी लोग आते हैं, सभी लोग। तो SC ST OBC जनरल का जो हुआ ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कैटेगराइजेशन था। देश के हर समुदाय, जाति के लोगों को उनके ऐतिहासिक दृष्टिकोण से और उनके सोशल बैकग्राउंड से उनको डिवाइड किया गया, ताकि रिजर्वेशन जो है सही से इम्प्लीमेंट किया जा सके। वो इसलिए बनाया गया था। अब लोग ये भी बोलते हैं कि जी देखो, हमारा केवल हम हिंदू ग्रंथ में जातिवाद थोड़ी ना है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तुम भी तो कर रहे हो। भाई तुम नहीं कर रहे मूर्खो, तुमने कोई संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज पढ़ी कैसी होती है? एक स्केल चाहिए होता है ना। अब हजारों जातियां हैं, अब तुमको ये फाइंड आउट करना है कि किस जाति के साथ ऑपरेशन हुआ था और कौन बैकवर्ड है, तो एक स्केल बनाना पड़ेगा। तो शेड्यूल कास्ट, जो पिछड़ा वर्ग है, तुमने जो पिछड़े रहे हैं उनके कैटेगरी में डाला। ST शेड्यूल ट्राइब्स, जो ट्राइब्स नहीं उनको अपने कैटेगरी में डाला। अदर बैकवर्ड क्लास जो शूद्र हैं आज के पॉइंट से, अब उनको इस कैटेगरी में डाला। और ये एक बहुत सटीक प्रूफ भी है इस बात का कि जातिवाद था। ये सटीक प्रूफ भी है इस बात का।
तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल जो कैटेगराइजेशन है ये जनरल एससी ओबीसी कैटेगरी में इसलिए बांटता ताकि रिजर्वेशन को तुम्हें सही से इंप्लीमेंट कर दे। अब वो लोग उसको भी डिफेम कर रहे हैं, जो संविधान ही बेकार है, वो इधर जातिवाद करता है। अगर ऐसा है तो फिर उसको रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, क्या स्केल बनाते? एक स्केल होगा ना कि हाँ जो लोग विकलांग हैं सपोज दैट उनको हम एक एक केबिन में रखेंगे और उनके लिए स्पेशल राइट्स रहेंगे उसमें। जो थोड़े सही हैं उनको एक अलग केबिन में रखेंगे, जो अलग है उनको अलग केबिन में रखेंगे। केबिन ये भेदभाव नहीं है, ये स्पेशल ट्रीटमेंट है, ये पावर्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन करने का तरीका है। लोग ये समझते ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है हमको। तो हमको तो भाई हमको जो बता दिया गया व्हाट्सएप पे जो आगे हम तो वही मानेंगे। इसमें एक चीज़ इंटरेस्टिंग और है, जैसे डॉक्टर अंबेडकर के हाथ में तो कलम थी, हाँ वो चाहते तो अपने अपमान का बदला ले सकते थे संविधान में कुछ ऐसा मेंशन करके या कुछ ऐसा करके, लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं किया सवर्णों के साथ। तो ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया। लेकिन ये समझ नहीं आती कि स्वर्ण उनके खिलाफ उनको प्रॉब्लम क्या नज़र है, मतलब स्वर्णों को क्या है समस्या डॉक्टर अंबेडकर से। मैं कुछ ऐसे लोग जो पढ़े लिखे हैं जो समझते हैं उन चीज़ों को, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम क्या है, आपको क्या लगता है? जो समझदार है आपकी बात को बुरा मानेगा भी नहीं। देखो, जो भारत के ब्राह्मणवादी लोग रहे हैं, ब्राह्मणवादी यानी कोई भी हो, किसी भी जाति व्यक्ति हो, ब्राह्मणवादी जो लोग रहे हैं ना, उनके अंदर एक दिक्कत रही है हमेशा से, उन्होंने इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करा कि जी हमारे पास जातिवाद था। और इस बात का जवाब मैं कई बार सैकड़ों लोगों को दे चुका हूँ, मेरे डिबेट्स वगैरह हुई हैं, अब मैं देना बंद कर चुका हूँ। मुझे लगता है कि वो जो समझना होगा जिसको समझ जाएगा, वो अपनी अपनी बातें नहीं लेकर आएगा कि भाई उन्होंने कभी इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं वो लोग कि हमारे पास जातिवाद हमारे देश में था। हम बोलते हैं कि जातिवाद था कि नहीं जी, हमारे पास तो वर्ण वर्ण व्यवस्था थी, जातिवाद तुमको अंग्रेज देकर चले गए। भाई अंग्रेज के संस्कृत जानते थे, अंग्रेज के तुम्हारे ग्रंथों को पढ़ना जानते थे। अंग्रेजों ने भी जो वो एक व्यक्ति थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, जिनका वो बेसिकली नाम लेते हैं कि हाँ जी उस व्यक्ति ने जो है हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर जो है वो किया है, कॉन्ट्रडिक्शन किया है। अरे भाई वो व्यक्ति आपको, उस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति, मैं एक्चुअली नाम भूल रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, आप बता दूंगा क्या है, उसको मेंशन कर देना नीचे। उस व्यक्ति ने भारत के ब्राह्मणों को हायर किया, ठीक है, और भारत के ब्राह्मणों से ही उस सारे उसको कलेक्टिव करवाया, पूरे जो धर्म ग्रंथ थे उनको बाकायदा पेंशन मिली थी उस टाइम पर, लाखों रुपए की। भाई लिखने वाले भी तो आप ही थे। तो ये जस्टिफिकेशन देते हैं इस बात का कि वो अंग्रेज करके चले गए। अंग्रेज नहीं करके गए, अंग्रेज ने बस उनका कंपाइल करना था, उनको वो इंटरेस्टेड थे इस चीज़ में कि हाँ भाई किस प्रकार का भारत का इतिहास रहा है, उन्होंने कंपाइलेशन करवाया था बस। और कंपाइलेशन करवाई ब्राह्मणों के द्वारा जिनको संस्कृत आती थी, वो भी आपने किया है ना। और फिर अब बोल रहे कि अंग्रेज करके चले गए, तो इनके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है, ये अपनी गलती नहीं मानना चाहते। जैसे कि ब्लैक लोग और वाइट लोगों का हमेशा सीन रहता है ना कि वाइट लोग इस बात का एक्सेप्ट करते हैं कि हमने गलती करी है, हम मानते हैं इस बात को और हम सॉरी बोलते हैं। सॉरी डे सेलिब्रेट किया था 21 मई के आसपास का शायद अमेरिका में। ये सॉरी बोलना भूल जाओ दिमाग से, जातिवाद थोड़ी था, वर्णवाद था। सॉरी दिमाग से निकाल दो कि लोग अभी सॉरी बोलेंगे। इसी वजह से ही हमारे देश के अंदर और ज़्यादा डिवाइडेशन हो रहा है, क्योंकि लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इस बात को कि जातिवाद है। कर रहे डेली हैं, फायदा डेली ले रहे हैं इस बात का, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और जब एक्सेप्टेंस नहीं है तो सामने वाला व्यक्ति जिसने जातिवाद को झेला है उसके अंदर फिर अब रिवेंज वाली भावना आने शुरू हो गई है, फिर वहाँ नफरत पैदा होने शुरू, मतलब शुरुआत तो तुमको करनी पड़ेगी ना। अगर आपने अपनी जाति का फ़ायदा लिया है, अगर आपको इस बात का फ़ायदा है कि हाँ मेरे को मेरी एक जाति में पैदा होने का फ़ायदा है, तो आपको इस बात को ये कंसिडर करना पड़ेगा कि हाँ प्रॉब्लम तो है। अब है क्या कि आप ना अपना प्रिविलेज छोड़ना नहीं चाह रहे हो। मैं नहीं छोड़ना चाहता भाई साहब, मेरे को दिक्कत हो जाएगी। सही बात, अपने पेट पे लात कौन मारेगा? आज आपको पंडित जी बोलते हैं, आपको प्राउड होता है, वो कहना बंद हो गया तो फिर मेरे को स्पेशल ट्रीटमेंट कहाँ से मिलेगा? एक्सेप्टेंस नहीं है। नहीं, अंग्रेज़ों ने भी अगर किया था, ये एग्जांपल मान लो, चलिए ये भी एक्सेप्ट कर लें कि अंग्रेज़ों ने किया था ये, तो इसको बदल दो भाई। अंग्रेज़ों की 1000 चीज़ें बदली हैं आपने। एग्जैक्टली। अब मान लो अगर तुम कह रहे हो अंग्रेजों ने किया है, ठीक है, करके चले गए, तो अब क्यों नहीं सुधार रहे हो? तुम्हारे शंकराचार्य तो खुलकर बोलते हैं कि जातिवाद है, तो खुलकर बोलते मतलब हैं। आप यही तो कह रहे हो ना, अंग्रेज़ों ने किया, इसका मतलब हमारे लोग गलत नहीं थे या हम गलत नहीं थे। तो आज ठीक हो जाओ वापिस, एग्जैक्टली। उस गलती को क्यों माने बैठे हो आप? नहीं मानते ना, दिक्कत तो यही है। हमारे जातिवाद अगर देश में खत्म करना ना तो एक तरीका है, सिर्फ एक तरीका। कितने रिजर्वेशन लिया हो, मैं कह रहा हूँ जातिवाद कभी भारत से खत्म नहीं होगा। कितने बड़े पदों पर बैठ जाए लोग, नहीं कभी खत्म होगा। जब तक हमारे देश का अपर कास्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा कि हाँ भी उन्होंने जातिवाद किया है और वी आर सॉरी, हम आप लोगों से माफ़ी मांगते हैं और आज के बाद
हम आपका साथ देंगे और आप हमारा साथ दो, हम मिलकर देश को आगे बढ़ाते हैं। जब तक ये वाली भावना साथ में नहीं आएगी, जो कि मुझे तो उम्मीद है नहीं। बाकी कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे लोग हैं, जिनको मैं जानता हूँ, अर्पित द्विवेदी भाई, ठीक है, विमो हैं, और भी कई सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ। अगर ऐसे लोग सोसाइटी में अगर अच्छे अच्छे आते रहे तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि सोसाइटी में चेंज आ सकता है, जाते वक्त खत्म हो सकता है। अदरवाइज मुझे तो उम्मीद है नहीं, है ना, क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं है। और ये बहुत बड़ी बात है कि कोई अपनी गलती मान ले। अपनी गलती मानना ना अपने आप में एक बहुत हिम्मत वाला काम होता है। वो अपनी गलती नहीं मान रहे हैं, दिक्कत ये है, और इसलिए सारी चीज़ें अब तक डिस्टर्ब हुई पड़ी हैं। इसमें भी एक एक वो है, पेच है दीपक भाई। ये देखा जाता है कि जैसे जो लीडर्स हैं ना, जो मास लीडर्स हैं, मान लो जो जिनको एससी कम्युनिटी फॉलो करती है, आज तो पूरा हिंदुस्तान उनको ज़्यादा फॉलो करता है। डॉक्टर अंबेडकर हो गए या मान्यवर काशीराम हो गए, तो इनके भी एरियाज डिवाइडेड हैं। जो इम्पैक्ट है ना वो अलग अलग है। मान्यवर काशीराम का इम्पैक्ट नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा पड़ रहा है। डॉक्टर अंबेडकर का जो इम्पैक्ट है वो महाराष्ट्र में बहुत ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़्यादा रहा है। तो उस हिसाब से भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोग बटे हुए हैं उन विचारधाराओं में और चीज़ों में। हाँ, मतलब ऐसा रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसको, आपने जो बताई ना बात, इसको मैं बिल्कुल सही तरह से अगर एलोबरेट करना चाहूँ, कि अगर डॉक्टर अंबेडकर को हम लोग किसी एक जाति से ना जोड़ते, ठीक है, तो शायद आज हमारा देश बदल चुका होता। और ये बात भी मैं मानता हूँ कि जाति से जोड़ने वाले लोग भी कहीं ना कहीं उन्हीं की जाति के लोग भी थे। और कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मैं कैमरे बोलना नहीं चाहता, लेकिन हाँ, ये कि जाति जोड़ने वाले लोग भी अपनी जाति से, यानी कुछ कुछ अब SC ST के लोगों ने ही जो है वो किया है, प्रॉब्लमेटिक चीज़ें पैदा की हैं, है ना। उन्होंने जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कि एक जाटव चमार समाज से एक व्यक्ति थे, उन्होंने वाल्मीकि समाज के लड़के का गला रेत दिया क्योंकि लव मैरिज का मैटर था। तो शुरुआत तुम ही कर रहे हो। अब क्या वो जो जाटव समाज या चमार समाज के जो व्यक्ति थे, क्या वो डॉक्टर अम्बेडकर नहीं जानते होंगे? ऐसा कोई व्यक्ति है दे डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं जाने? पैदा होते ही लोग डॉक्टर अम्बेडकर जानने लग गए आजकल। तो क्या तुमने जाना नहीं होगा? और तुम तो उन्हीं के समाज से हो, ठीक है, तो तुमने पढ़ा नहीं होगा। तो शुरुआत तो आप ही को भी करनी थी। मतलब हम केवल ये नहीं कह सकते कि वही लोग गलत थे। गलत थे ठीक है, लेकिन आपको भी शुरुआत करनी पड़ेगी। आपका भी दिल इतना बड़ा होना चाहिए कि आप उस चीज़ को ख़त्म करो। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर अंबेडकर को भगवान बना लिया हाँ हाँ और हाँ हाँ अपने से बड़ा कर दिया, हाँ हाँ, ताकि उनकी चीज़ सीख ही ना पाए और समझ ना एग्जैक्टली पाए। और इसी तरह से ही जो जो SC का समुदाय ही, जो जाटव नहीं है, जो नॉन जाटव है, नॉन चमार जो व्यक्ति है, वो इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर को फॉलो नहीं कर रहा है कि हमारे समाज के थोड़ी थे भाई ये, इसलिए मैं, वो हमारे समाज के नहीं थे, मैं तो वाल्मीकि जी को पूजूंगा। हमने उस व्यक्ति को भी एक जाति तक सीमित कर दिया जिसको करना ही नहीं था, जो पूरे सिस्टम के खिलाफ था। हमने भी ये बहुत बड़ी गलती करी है, और SC ST OBC के समुदाय के लोग भी वो गलती कर रहे हैं। भाई इतना तो तुम्हारे अंदर रैशनैलिटी होनी चाहिए ना कि भाई वो व्यक्ति की, उस व्यक्ति का मेन आइडियोलॉजी ही, डॉक्टर अंबेडकर की जो मेन आइडियोलॉजी थी, वो किसी प्रकार के क्लासिज्म के और कास्टिज्म का अगेंस्ट थी, बिल्कुल वो खिलाफ थे। अब तुम क्या कर रहे हो? तुम डॉक्टर अंबेडकर को सिर्फ इसलिए पूछ रहे हो कि वो तो हमारी जाति से थे, और सिर्फ इसलिए नहीं पूछ रहे हो कि वो तो दूसरी जाति के हैं। कितना बड़ा निकम्मा बने। तो इस चीज़ ने भी डिवाइडेशन किया है विद इन ए सोसाइटी। हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और ये एक्सेप्ट करने वाली चीज़ है। इसी प्रकार से आप जो बता रहे हैं कि आपने कांचीराम साहब का बताया, कांचीराम साहब के साथ भी वाला सीन रहा, ठीक है। अब वो उनको भी एक क्रांतिकारी माना जाता है, और हैं भी, कि भाई वो एक जाति से थे, और वो जाति वो थी जो डॉक्टर अम्बेडकर की थी, और वो उसी की जाति के लोग उनको समर्थन कर रहे हैं। तो ये दिक्कत है। और फिर उसके अंदर भी स्टेट वाली बात आई थी कि डॉक्टर अम्बेडकर केवल स्टेट के, महाराष्ट्र के थे, वैसे तो वहाँ के लोग ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, तुम कम इन्फ्लुएंस हो। तो क्लासिज्म और कैटेगराइजेशन और जो ये राज्यवाद है, ये तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा। कहाँ तक तुम इसको ख़त्म नहीं, करोगे? कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है ना वो पॉलिटिकल ग्राउंड पे भी ये चीज़ें नज़र आती हैं, देखी हाँ जाती हैं। हाँ हाँ नॉर्थ इंडिया में जो पार्टी बनती है वो डॉक्टर अंबेडकर की फ़ोटो की बजाय मानव काशीराम का नाम या उनकी फ़ोटो पहले प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहा है। वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूमे हैं, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो शायद इसलिए वो चीज़। ये चीज़ है। वैसे मोदी जी हैं जो वो खुद भी ओबीसी हैं, लेकिन वो जो है स्वर्ण कम्युनिटी को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। नहीं, मोदी जी किसने बोला कि ओबीसी हैं? मोदी जी पहले प्रधानमंत्री भी नहीं है, वो पहले हिंदू हैं, और उससे पहले वो शूद्र हैं। शूद्र, बिल्कुल नीचे हांडी वाले, झाड़ू वाले वो हैं वो। उसके बाद वो ओबीसी हैं, उसके बाद वो प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व है वो हमको ये डिफाइन करता है। कहीं भी जाना, कहीं भी आना, केवल आपको अपना केवल धर्म का प्रचार करना,
किसी भी हर प्रकार के रिलीजियस इनॉग्रेशंस में आपको पहुंचना, अपने एक ही धर्म के लोगों को किसी भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन का अगर आप उद्घाटन कर रहे हो, मान लीजिए आपने कोई नया बिल्डिंग बनाया, आप वहाँ जा रहे हो, तो वहाँ पर केवल ब्राह्मण और ब्राह्मणों को बुलाना करना ही नहीं था भाई। हमारा देश सेकुलर है, हमारे देश में पॉजिटिव सेकुलरिज्म है, मतलब कि हमें कोई मतलब नहीं है। हम मतलब आपको सबका हित रखना है, हर जाति समुदाय धर्म का हित रखना है, लेकिन आपको प्रमोट नहीं करना है, आपको कंधे पर माथे पर तिलक लगा के नहीं चलना है। बहुत अच्छा हुआ कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने नेगेटिव सेकुलरिज्म नहीं अपनाया, जो जर्मनी जो फ्रांस में था कि भाई पब्लिक प्लेस में कोई कुछ भी करेगा तो उसकी उसकी क्लास लगा दी जाएगी। बहुत अच्छा हुआ, हमारे संविधान निर्माता जो थे वो बहुत सेंसिटिव थे इस बात को लेकर कि हमारा देश मल्टीपल कल्चर वाला और डाइवर्सिटी वाला देश है, तो यहाँ पर सबको अधिकार दिए जाएंगे। तभी आप कावड़ लेकर निकल रहे हो, तभी आप कहीं भी आप नमाज़ पढ़ने लग जाते हो। आपको आपको इस बात पर प्राइड होना चाहिए। इसी इससे दिखता भी है कि जातिगत जनगणना है ना, उससे भी डरते हैं मोदी जी, बार बार उसको मतलब टालते रहते हैं। जातिगत जनगणना देखो बहुत अच्छी किताब थी, लक्ष्मण यादव साहब की, मुझे थैंक यू बोल देना सर। बहुत अच्छी किताब है, उन्होंने जातिगत जनगणना के ऊपर लिखी है। उन्होंने बिल्कुल क्लियर बताया पूरे हिस्ट्री से लेकर आज तक। जातिगत जनगणना एक प्रकार से हमारे देश का सीटी स्कैन होगा और टारगेटेड होगा पॉइंट हिंदू धर्म, क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर जातिवाद है कि हिंदू धर्म के अंदर कितनी कितनी जातियों में कौन कौन से लोग हैं और वो किस किस प्रोफेशन में हैं, उनकी फाइनेंशियली कंडीशन कैसी है, उनका इतिहास कैसा रहा है, उनके परिवार में कितने सरकारी नौकरी वाले रहे हैं। वो इसलिए है जातिगत जनगणना, ताकि जब एक हमारे पास एक डेटा आ जाए, क्योंकि अभी तक हुआ नहीं, बहुत सालों पहले हुआ था। हमारे पास अगर हमारे पास जातिगत जनगणना का डेटा आ जाएगा तो हम फिर क्या करेंगे, रिजर्वेशन को और अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और हमको ये समझ पाएंगे कि अभी किन किन समुदाय के लोगों के पास अच्छा रिजर्वेशन पहुंचा है और किन किन समुदाय के पास देश के कितने जल जंगल जमीन और रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा है। जिसके पास अताह है, जिसके पास इतना कब्जा है कि भाई उसको ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि उसको तो 10-20 साल तक रोक देना चाहिए अभी, और रोक दो। इक्वालिटी तभी तो आएगी ना। अब जिनको रोक देंगे तो उनको लगेगा, उनको इस बात का डर है कि उनको तो पता है कि मेरे पास इतना है कि मैं तो मेरे 10 पीढ़ी बैठ के खा लेंगी, तो उनको इस बात का डर है कि वो रुकना नहीं चाहिए। उनको अपना एक भूखा व्यक्ति भी, एक एक बेरोजगार व्यक्ति भी बर्दाश्त नहीं है, चाहे सामने वाले समुदाय की पूरी कम्युनिटी ऐसी हो। यानी जो समुदाय के पास जल जंगल ज़मीन सबसे ज़्यादा है, उसको इस बात का डर है कि अगर जातिगत जनगणना होगी तो पता लगेगा कि उनके पास कितना वो है मामला, कितना माल पानी है, और वो रुकना बंद हो जाएगा। इससे होगा क्या कि ये कितना बड़ा निकम्मापन है। यानी आपके घर में 5 लोग हैं, 4 की सरकारी नौकरी है, एक को नहीं, एक की नहीं, तो आपको उसका बड़ा दुख होता है, आप ढिंडोरा पीटते हो उसको लेकर रोड पर कि अरे हम तो मर गए। लेकिन चाहे सामने वाले व्यक्ति के 10 लोग हैं, 10 के 10 लोग बेरोजगार हों, आपको उससे कोई वो दिक्कत नहीं है। आपको एक, मेरा घर का एक व्यक्ति है वो बेरोजगार ना रह जाए। फिर थोड़ी तो ह्यूमैनिटी आपके अंदर इस बार की होनी चाहिए ना कि आप बराबरी चाहो अपने देश को, अपने अपने एक समुदाय को इक्वल रखना चाहो। आपके अंदर वो है ही नहीं टेंडेंसी। तो इसलिए जिन लोगों के अंदर ये वाली टेंडेंसी नहीं है, वो लोग डर रहे हैं कि जातिगत जनगणना ना हो, क्योंकि हमारा काला सच आपके सामने आ जाएगा। और जबकि उनको इस बात, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति ये चाहता है कि हाँ फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, फेयर इन्वेस्टिगेशन के जरिए जब रिजर्वेशन की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट सही से किया जाएगा और प्लस ये पता लग जाएगा कि किन किन को कितना फ़ायदा मिल गया, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। सर डरना क्या, ये बोल रहे कि जातिवाद बढ़ाएगा, भाई जातिवाद नहीं बढ़ेगा, जातिवाद पहले से है। इनके आर्ग्यूमेंट भी ऐसे होते हैं कि जातिवाद और बढ़ेगा, लोगों में और डिस्क्रिमिनेशन बढ़ेगा। मतलब कि तुम्हें डर है, तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास है एक्स्ट्रा, तुम्हें डर है, तुम्हारा डर ही तुम्हें आगे इस बात को एक्सेप्ट नहीं करने दे रहा है। बहुत सारे लोग तो यूँ भी बोलते हैं कि ना, चाइना में आप देख लो, दूसरे देशों में देख लो, हाँ तो है ही नहीं रिजर्वेशन, इसलिए वो लोग तरक्की कर रहे हैं। भारत में रिजर्वेशन की वजह से लोग तरक्की नहीं कर रहे, ये देश तरक्की नहीं कर रहा। हाँ वही वाली बात है ना कि मैं तो कहता हूँ कि तुमको रिजर्वेशन की ज़रूरत है, अगर ऐसे लोग बोलते हैं, लेकिन मानसिक बीमार लोगों की वाला रिजर्वेशन आपको चाहिए, ठीक है, हैंडीकैप वाला आपको रिजर्वेशन। दुनिया का एक भी ऐसा मेरे को देश बता दो जहाँ पर इकोनॉमिकली आधार पर रिजर्वेशन मिलता हो, पूरे वर्ल्ड का एक मेरे को ऐसा देश बता दो, एक भी नहीं है। इकोनॉमिकली आधार पर आप केवल पॉलिसीज़ बना सकते हैं कि जी आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी, आपको फाइनेंशियली एड दिया जाएगा, ठीक है, आपको हर महीने का पेंशन दिया जाएगा, आपको फीस में इतने % छूट हो जाएगी। फाइनेंशियली आधार पर
कोई भी रिजर्वेशन दुनिया के किसी देश में नहीं मिलता है। चाइना के अंदर एथनिक्स ग्रुप हैं कुछ, यानी जो मंगोल्स थे, ठीक है, जो हान नाम से कुछ ग्रुप है, 4-5 ग्रुप है जिनको रिजर्वेशन मिलता है, कॉलेजेस में मिलता है। और क्यों इसलिए मिला है? क्योंकि वो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी से आते हैं, उन कम्युनिटी का एक पर्टिकुलर इतिहास रहा है, इसलिए उनकी उस एथनिक ग्रुप को देश के मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, मेन लाइन में लाने के लिए उनको रिजर्वेशन दिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में दिया जाता है, वहाँ के जो नेटिव्स हैं। अमेरिका में ब्लैक को दिया जाता है। दुनिया के हर देश में रिजर्वेशन है। हमको ऐसा लग रहा है कि नहीं है, दुनिया के हर देश में है। इकोनॉमी के आधार पर कभी रिजर्वेशन नहीं होता है। भाई तुम आज गरीब हो, ठीक है, आज तुम पैसे वाले, तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया है, ठीक है, तुम जुआ खेलने वाले व्यक्ति, तुम्हें आईपीएल खेलने का बड़ा शौक है, हार गए 50 लाख, तुम गरीब हो गए, 1 घंटे बाद तुम अपना इकोनॉमी के लिए आधार वाला रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट बनवाओगे। कल को तुम आईपीएल फिर जीत गए, पैसा आ गया, फिर उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। कितने मूर्खता वाली बात है भाई। इकोनॉमिकली तुम्हारी इंस्टेबल रहती है। आज तुम अमीर हो, कल गरीब हो जाओगे, तुम्हारा 2 दिन का, 1 हफ्ते का भी नहीं पता, जाती जिंदगी भर रहेगी। सोशल बैकवर्ड जो इतिहास होता है वो हमेशा रहता है। इकोनॉमी के आधार पर मिलता ही नहीं है। कौन मूर्ख लोग हैं वाली बात बोलते हैं? ऐसा नहीं होता है। इकोनॉमी के आधार पर स्पेशल ट्रीटमेंट्स कुछ, या फिर पॉलिसी, या फिर कुछ स्कीम्स बनाई जा सकती हैं, रिजर्वेशन नहीं होता है। हमारा भारत पहले ऐसा नमूना बना है देश, EWS लेकर आया है। और EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन नाम पर मत जाना, वो मिल भी सिर्फ जनरल कैटेगरी को रहा है, वो भी जाति वाला आरक्षण नहीं है। EWS इकोनॉमिकली आधार आरक्षण नहीं है, वो जाति के आधार पर आरक्षण है। अगर EWS इकोनॉमी वाला होता तो देश के हर व्यक्ति को, हर समुदाय को होना चाहिए था। वो केवल जनरल कैटेगरी को क्यों हुई? जनरल कैटेगरी वाले गरीब है क्या? और वो भी गरीब, वो जो 8 लाख कमा रहा है वो भी गरीब है। आप तो पूरे स्ट्रक्चर को ही बिल्कुल बेकार कर रहे हो, सिर्फ अपना फ़ायदा देखने के लिए। पूरी आप जो एक फॉर्मूलाज, एक रूल्स रेगुलेशंस होता है, आप उनको भी फॉलो नहीं कर रहे हो। ऐसे ही एक फॉर्मूला है जो कुछ दिन पहले चल रहा था कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ये वाली बात, कि ऑर्डर था किसी वैकेंसीज में था पर्टिकुलर, या फिर पता नहीं किसी हॉल, ये वो था, वर्डिक्ट था कि भाई जो जिन लोगों को रिजर्वेशन का फ़ायदा मिल गया है वो जनरल कैटेगरी की सीट नहीं काट सकते। लेकिन मैंने बोला सीट काटती भी कब थे पहले भाई? जहाँ पर आप कोई वैकेंसी देखते हो, सरकारी नौकरी रिजल्ट एक वेबसाइट, आप जाकर चेक करना, हम चाहें तब भी लाइव चेक कर सकते हैं, कि भाई जहाँ पर अनरिजर्व लिखा हुआ है, मैं वहाँ तो मान सकता हूँ कि हाँ भाई वहाँ पर SC ST OBC का बच्चा जो है कॉम्पिटेट कर सकता है। लेकिन जहाँ पर जनरल कैटेगरी लिखा हुआ है, ऐसे मेजोरिटी चांसेस हैं कि वहाँ पर जनरल SC ST OBC का बच्चा कॉम्पिटेट करेगा नहीं, चाहे कितने नंबर आ जाएं। जनरल कैटेगरी में कभी कॉम्पिटेट नहीं करता है। आप वरना काम करना, कभी ITR लगा लेना, RTI, ठीक है, राइट इन्फॉर्मेशन के जरिए आप पता लगाना किसी स्पेसिफिक उसका, मतलब मान लो कोई 1 लाख पुलिस की भर्ती निकलती है मान लीजिए किसी भी स्टेट की, तो अब देखना कि जनरल कैटेगरी के अंदर कितने SC ST OBC ने कॉम्पिटेट किया है, कितने सीट खाई है। नहीं होगा, 40% फिर भी जनरल होंगे उसमें। ये हमको दिखाया जा रहा है कि जनरल कैटेगरी के ऊपर कॉम्पिटेट कर लेते हैं जी, कॉम्पिटेट नहीं करते भाई, हमको लग रहा है ऐसा। और वो ढिंडोरा जान पूछ कैसे पीटते हैं। तभी तो हमारे देश के आज से बड़े यूपी, आप यूपी का देख लो, यूपी में कितने SHO SI या फिर जो बड़े पुलिस के अधिकारी हैं वो कितने किस जाति से हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे संग डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा है? तुम 15% हो और तुम 50-60% पे, 80% पे बैठे हुए हो, और डिसीजन मेकिंग पावर पर आप बैठे हुए हो। मतलब है कि अपने आप हर जगह निकम्मापन कर रहे हो। तुम्हारे पर्सनल बायसेस इंटरव्यूज में दिख जाते हैं कि हाँ भाई ये नहीं जाना चाहिए पोजीशन। अब जो बोलते हैं ना कि प्रमोशन में रिजर्वेशन, वो क्यों? इसलिए तो है क्योंकि रिजर्वेशन की वजह से कुछ लोग पहुंच तो गए हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग पावर पर अब भी नहीं है। SHO बन गए हैं, लेकिन तुम SSP नहीं बनोगे, तुम ASP बन जाओगे, असिस्टेंट वो बन जाओगे, सब इंस्पेक्टर वो बन जाओगे, कमिश्नर बन जाओगे, लेकिन उसका असिस्टेंट बन के रहोगे, डिसीजन मेकिंग पावर पर तुम अब भी नहीं हो। तो लग रहा है भाई डिसीजन मेकिंग, मिनिस्ट्रीज देख लो देश की, हमारे देश की जो मिनिस्ट्री हैं, मिनिस्ट्री के जो पर्सनल सेक्रेटरीज हैं वो किस जातीय से हैं? आप एक्सेप्ट तो करो, एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो फिर क्या? फिर तो सब कुछ ठीक है ही, फिर तो सब कुछ सही है। तो कुल मिला के समाधान यही है कि एक्सेप्टेंस ही है। जब स्वर्ण एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्ट करेगा, मानकर चलो। और तुम्हारे अंदर इतना जिगरा, इतना बड़ा दिल तुम्हारे पास, और इतने तुम्हारे अंदर मैच्योरिटी होनी चाहिए कि तुम इस बात को एक्सेप्ट करोगे कि मेरे घर के अंदर अगर कुछ लोग नौकरी वाले हैं तो एक काम करता हूँ, मैं मेरे पड़ोसी को भी कुछ 2 नौकरियाँ दे देता हूँ।
या फिर मैं बस इतना ही कर लूँ कि जातिवाद ना करो, तुम नौकरी मत दो यार, वो भी नहीं चाहिए, तुम जातिवाद ना करो, तुम एक्सेप्ट कर लो, तुम बिल्कुल फेयर ग्राउंड पर आ जाओ, तुम मत करो, इतना ही बहुत है। रिजर्वेशन ऐसे तुम्हारे मुंह पर फेंक के मार देंगे लोग, जातिवाद भी करना है, रिजर्वेशन भी नहीं देना है, ऐसे कैसे हो जाएगा? तो आपको ऐसी कोई संभावना लगती है कि आने वाली जो जनरेशन है वो जाति मुक्त हो पाएगी या भारत जाति मुक्त बन पाएगा आने वाले सालों में? अगर दो तीन चीज़ें होती हैं तो हमारे देश में जातिवाद ख़त्म हो जाएगा। पहली बात तो ये कि जो मैंने आपको बिल्कुल शुरुआत से कहता आ रहा हूँ कि जिन लोगों ने जातिवाद किया वो इस बात को एक्सेप्ट कर लें, और अगर वो शुरुआत करते हैं, क्योंकि वायरस फैलाने वाले लोग भी वही थे, अगर आप शुरुआत कर लेते हैं इस बात की कि हाँ भाई हमने गलतियाँ की हैं, और आज से ना मैं स्वर्ण हूँ, ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं क्षत्रिय हूँ, ना मैं वैश्य हूँ, ना मैं शूद्र हूँ, और ना आप हो, हम इंडियन हैं, तो पहला शुरुआत तो उसी दिन से हो जाएगी। जो बड़े बड़े मंचों पर धीरेन्द्र शास्त्री जैसे ढोंगी लोग जो हिंदुओं को एकता करने वाली बात कर रहे हैं, लेकिन वो पर्सनली जाकर खुद जातिवाद करते हैं, पॉडकास्ट में खुलकर बोलते हैं। तो शंकराचार्य हैं जो हैं, ऐसे पहले तो ऐसे लोगों को प्रायोरिटी देना ही बंद करो जो प्रमोट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री लेकर घूम रहे हैं अपने साथ में। तो जिनके पास इस बात का जिम्मा है कि हिंदू धर्म को लेकर जो ठेकेदार बने बैठे हैं, वो इसको छोड़ना पड़ेगा। हिंदू धर्म क्या प्रॉब्लमेटिक चीज़ भी यही है, अगर मतलब जातिवाद को छोड़ना, धर्म छोड़ना जातिवाद छोड़ना, धर्म छोड़ना, उसके बिना तो इमेजिन नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर धर्म ही छोड़ना पड़ेगा ये वाला, या फिर इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ भाई ठीक है, हम हमारी पर्सनल चीज़ों को फेथ रखेंगे। फिर फेथ में वही प्रॉब्लम वाली बात वही थी, फेथ में उसको जातिवाद प्रैक्टिस करना भी तो फेथ है। तो कुल मिलाकर अब वो अपना इस बात को एक्सेप्ट करें कि हम जातिवाद नहीं करेंगे, हम ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे। दूसरा, अगर जब ये वाली बात लोगों में स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाए, जिस प्रकार के मंचेज आज आपके लगते हैं कि भाई आप कथाएं कर रहे हैं या फिर आप किसी पर्टिकुलर एक सेमिनार में जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर आपको जाके वाली बातें पूरी पूरी तरह से खुलकर प्रमोट करनी पड़ेंगी। आपको लोगों के माइंड में मैसेज डालना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम तौर पे कंसिडर करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ मैं जातिवाद के बारे में बात ही नहीं करूंगा तो मतलब जातिवाद खत्म हो जाएगा। बात तो करनी पड़ेगी, बीमारी है तो बीमारी को पहले कंसिडर करना पड़ेगा, उसके बाद उसको एड दिया जाएगा। तो एक सोशल अवेयरनेस कैंपेन जो है पूरे देश में हो, हमारे सरकार के लेवल पे वाला काम हो कि सरकार जो है अवेयरनेस करे, इंटरकास्ट मैरिज को जितना हो सके उतना प्रमोट करे। इंटरकास्ट मैरिज एक बहुत बड़ा सटीक वो है, एक इंजेक्शन है, एक एंटीबायोटिक है इस चीज़ की, कि भाई इंटरकास्ट मैरिज होगी तो लोगों के अंदर इस बात की एक्सेप्टेंस ऑटोमेटिक आ जाएगी कि हाँ भाई इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम्हारे में हमारे में बायोलॉजिकल कोई भी डिफरेंस नहीं है, और कोई वो नहीं होता, डीएनए म्यूटेशन कुछ नहीं होता। मतलब ऐसे करने से तुम ऐसे नहीं कि कुछ लोग बोलते हैं कि अरे गधे से घोड़ा थोड़ी पैदा हो जाएगा, अब पता नहीं खुद को गधा बोलते हैं, पता नहीं उसको घोड़ा बोलते हैं। तो ये चीज़ ख़त्म करनी पड़ेगी, इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट करो, एक्सेप्टेंस लेकर आओ, और रिजर्वेशन को फुल्ली तरह से इम्प्लीमेंट करो। फुल्ली तरह से अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, ऐसे नहीं कि इम्प्लीमेंट हो चुका है, कुछ नहीं हुआ इम्प्लीमेंट अभी, वरना आपको कितने धीमर कोहली जो हैं आपको डीएम एसडीएम मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मिलते हैं आपको, ठीक है। तो ये चीज़ है कुछ, अगर आप इसको सही से फेयरली करोगे, और एक स्पेशली एक डे हो, सॉरी डे की तरह इंडिया के अंदर भी, कि जहाँ पर जो जातिवादी लोग हैं जिन्होंने किया है वो एक्सेप्ट करें कि हमारा इतिहास ऐसा रहा है, एंड आई एम सॉरी, वी आर सॉरी टू यू, हम इसको अब ख़त्म करने में आपका साथ देंगे, बजाय इस बात के कि जातिवाद नहीं था, वर्णवाद था, वर्ण व्यवस्था थी। तो वो दिन समझ लो कि क्रांति वाले दिन हो जाएगा, कि जिस दिन देश में जातिवाद खत्म होना स्टार्ट होगा। ये चीज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक भाई हमसे बातचीत करने के लिए, इस चीज़ पर अपने विचार रखने के लिए। थैंक यू सो मच सर बुलाने के लिए। और मैं जो लोग देख रहे हैं भाई, राहुल भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, वीडियो को, रील को, सबको शेयर करो। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। थैंक यू।